भाजपा का एक ही रोना रह गया है, कांग्रेस में फूट है। अरे भाजपा में कितनी फूट है, मैं ऋषिकेश से शुरू करूँ, प्रदेश नेता तो आप भी समझते हैं। जो शीर्ष नेता है हरीश रावत जी, उनके पोस्टरों से फोटो गायब थे और अभी भी आजकल वो गायब दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाजपा से कि हरीश रावत जी को लगता है कांग्रेस ने ठिकाने लगा दी एक तरफ कर। 4 बार में जो चुनाव लड़ा गया कांग्रेस से, क्या उसमें कुछ कमी देखने को मिली जिस वजह से कांग्रेस के विधायक जो बनने चाहिए थे वो बन नहीं पाए? हिंदू मुसलमान की चढ़ी हुई थी, पर अब लोगों को लग गया है कि खुमारी से कुछ नहीं होगा, असली तो पेट है, भूखे भजन नहीं गोपाला, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश नहीं चलेगा और फ्री की रोटी से कुछ होगा नहीं। शराब लगे ठुमके से वो कह रहे कि गाने बजा रहे थे और उस पर डांस कर रहे थे। देखिए, जिसका टीन का चश्मा था उन्होंने लगा लिया हो। चुनाव इतने सर पर है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी नहीं है, तो कैसे कांग्रेस संगठन मजबूती से चुनाव लड़ेगा? सबसे बड़ी बात ये है। कार्यकर्ता तैयारियों में लगे रहते हैं तो कार्यकारिणी फिर थोड़ा सा सेकेंडरी हो जाती है। मैंने आस्था पथ बनवा दिए, त्रिवेणी घाट बनवा रही है, नया सौंदर्यीकरण करवा रहा हूँ और टीम मेरा जो कचरे का पहाड़ इतने वर्षों से था उसको मैं निस्तारण करवा रहा हूँ। इतनी काम तो घोषणाएं तो हैं, घोषणाएं तो अभी कहे जाइए, अमल में क्या आया? त्रिवेणी घाट मुझे याद है बिरला जी ने बनवाया था। 4 बार से मैं विधायक हूँ, जनता का प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिला है, 5वीं बार भी यही मुझे मिलेगा। ये तो उनका भाग्य है, उनका विवेक है और जो है उनके वो उनकी वाणी है। पर हमारा ये कहना है कि इस बार कांग्रेस बहुत मजबूत है। अगर मुझे टिकट मिल गया ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ तन मन और धन तीनों लगा के उस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं और भी तमाम विषय जो हैं लगातार उत्तराखंड की राजनीति में गरमाए हुए हैं। उन तमाम विषयों को लेकर के, खास करके कांग्रेस की पृष्ठभूमि को लेकर के हम आज बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो कांग्रेस पार्टी से लगातार जनता के बीच में रहते हैं और इस वक्त बड़े ही मजबूत पद पर पूरे कांग्रेस की ऋषिकेश विधानसभा की कमान संभाले हुए हैं। ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा जी, नमस्कार सर, स्वागत है। धन्यवाद शर्मा साहब। ललित जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि क्या ऋषिकेश विधानसभा में इस बार जो कांग्रेस की जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हो गई हैं? पिछली 4 बार से कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन आपने अभी नया दायित्व लिया है, आप अभी अध्यक्ष बने हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या इस बार जड़ें जो पिछली बार कमजोर थी वो इस बार मजबूत हो जाएंगी? देखिए, मुझे प्रभार लिए हुए आज लगभग 28 दिन हुए हैं। इन 28 दिनों में ही मैंने लगभग 10 के करीब वार्ड में बैठकें कर ली हैं और हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं। आज भी आज जब आए हैं तो एक बूथ की लेवल की बैठक चल रही थी जिसमें हमारे 20 BLO2 आए थे। तो लगातार हम कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और चूंकि कार्यकर्ता जो महानगर अध्यक्ष का कार्य है वह कार्यकर्ता को ही मजबूत करने का है, तो मेरा प्रयास यही चल रहा है कि जो भी हमारा, चाहे आउटर हो, चाहे इनर हो, या शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, हर जगह से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना और कार्यकर्ता अभी से सक्रिय करना ताकि जब चुनाव आए तो सक्रिय रूप से कार्य कर सके और जो केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की कमियां हैं उनको भी जनता को बताए। साथ साथ यह भी बताए कि कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस विकास के कार्य करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों में मुझे नहीं लगता ऐसा एक भी कोई कार्य हुआ हो जो जनता की निगाह में लगता हो कि हाँ हमें हुआ है। जी बताएं। आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जो विपक्ष की तरफ से जो वर्तमान विधायक है उन्होंने कहा था कि भाई विपक्ष जो है वो टीम का चश्मा लगाता है, तो आप भी कहीं टीम का चश्मा तो नहीं लगाते? विकास कार्य वो कहते हैं कि उनको दिखाई नहीं देते लोग। शर्मा साहब, आप, मेरा ये आग्रह है कि आप स्वयं मुझे, अगर आप भी ऋषिकेश ही रहते हैं तो बताएं आपने कौन सा कार्य देख लिया। आप ऋषिकेश ही रह रहे हैं तो आप पहले आप ही बता दीजिए कि आपने कौन सा विकास कार्य ऋषिकेश में देख लिया। अगर कोई दिखता है तो मुझे आप बताइए, आपने कौन सा कार्य देखा इसके में? कौन सी ऐसी योजना बनी जो रोजगार, बेरोजगार के लोग व्यवस्था हो गई? कि मैंने आस्था पथ बनवा दिए, त्रिवेणी घाट बनवा रही है, नया सौंदर्यीकरण करवा रहा हूँ और टीम मेरा जो कचरे का पहाड़ इतने वर्षों से था उसको मैं निस्तारण करवा रहा हूँ। इतनी काम तो बता रहे हैं। गौशाला के लिए जमीन दिलवा दी मैंने, इतनी बड़ी। साहब, घोषणाएं तो हैं, घोषणाएं तो अभी कहे जाइए, अमल में क्या आया? त्रिवेणी घाट मुझे याद है बिरला जी ने बनवाया था, विस्तार सजवाण जी के कार्यकाल में हुआ। आस्था पथ, चूंकि ऐसा नहीं है, बच्चे थे, आस्था पथ जब बना, दीप शर्मा जी नगर पालिका चेयरमैन थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि दीप शर्मा जी चेयरमैन थे, सजवाण जी मंत्री थे, ND तिवारी चीफ मिनिस्टर थे। तो दीप शर्मा जी का ये, क्योंकि वो बम्बई से आए थे, उन्होंने बम्बई में मरीन ड्राइव देखा था। मैं आपको पूरी बात बताऊँगा, शायद ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। जब बम्बई में मरीन ड्राइव देख के आए तो उन्होंने यह सुझाव रखा बोर्ड में कि मरीन ड्राइव बनाया जाए ऋषिकेश में भी, पैराज तक। जब यह प्रस्ताव
नवप्रवासी मिनिस्टर थे नगर विकास के, जब उनके थ्रू यह प्रस्ताव चीफ मिनिस्टर तिवारी साहब पे गया तो तिवारी जी बहुत बुद्धिजीवी थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा ऋषिकेश है ये घूमने का स्थल नहीं है, ये तीर्थ स्थल है। आस्था पथ नाम एनडी तिवारी जी का दिया हुआ है। उस समय हमारे वर्तमान विधायक जी कहाँ से आ गए, तब तो वो डोईवाला में रहते थे, ऋषिकेश में उनका कोई योगदान ही नहीं था उस समय। तो वो तो 2007 के बाद ऋषिकेश आए हैं और तब तक ऑलमोस्ट आस्था पथ बन चुका था। जी। तो अब जैसे लगातार वो कह रहे हैं कि 4 बार से मैं विधायक हूँ, जनता का प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिला है, 5वीं बार भी यही मुझे मिलेगा। तो आपसे जानना चाहूंगा कि आप 5वीं बार भी वही विधायक बनेंगे? देखिए, अपने मुझसे वो ये कैसे कहते हैं कि मैं इस बार नहीं जीतूंगा, हारूंगा, ये तो उनका भाग्य है, उनका विवेक है, और जो कहें उनके वो उनकी वाणी है। पर हमारा ये कहना है कि इस बार कांग्रेस बहुत मजबूत है। आपने भी जंतर मंतर में भी देखा, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने, क्योंकि गोदी मीडिया दिखाता नहीं, कई ऐसे जो निष्पक्ष चैनल थे आप जैसे, उन्होंने दिखाया, यूथ से पूछा भी कि अगला पीएम कौन, तो मेरे ख्याल में 99 जंतर मंतर में 100% बच्चों ने यही कहा कि इस बार के पीएम राहुल गांधी होंगे। साथ ही साथ आपने देखा उड़ीसा के सारंगी सांसद हैं, उनकी बेटी ने ये कहा कि अपनी फेसबुक पोस्ट पर लगाया राहुल गांधी के लिए, उसके बच्चों के समर्थन दिया। तो आप देख रहे हैं कि आपकी पार्टी के ही लोग आपके साथ नहीं हैं, तो आप समझे मोदी जी का फिर इस बार प्रभाव कम हुआ है। जैसे राहुल गांधी देहरादून कार्यक्रम में आए थे, बन्नू स्कूल में हुआ था, छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने के लिए। गंभीर विषय था, संदिग्ध मामला था कि भाई पेपर लीक क्यों हो रहा है, उस विषय पर बातचीत करनी थी। भाजपा वालों ने खुल करके आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस वालों ने कार्यक्रम रखा और कह रहे थे 4 लाख रजिस्ट्रेशन, मुश्किल से 5000 भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे वहां पर। और दूसरी बात ही उन्होंने कहा कि इतना गंभीर विषय, इतनी सब गंभीर चीजें हुई, और उसके बाद वहां पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और कई सारे विधायक अश्लील अभद्र टिप्पणी वाले गानों पर, दारू वगैरह के गानों पर जो है डांस कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। तो क्या उन्होंने ये कहा कि क्या ये सब चीजें ठीक है, इतने गंभीर विषय पर बात होनी थी और वहां पर ये सब हो रहा है? देखिए, ये तो पहले दिन से तय था कि रंगारंग कार्यक्रम के साथ राहुल गांधी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब यूथ के साथ आपको डिस्कशन करना है तो आपको उसी के रंग रूप में रंगना होगा। तो ये, और ऐसा अश्लील कोई गाना नहीं था, वर्तमान गाना था। अश्लील ऐसा कोई शब्द, मैं भी क्योंकि वहीं पे मौजूद था और पीछे मेन बेंच पे ही बैठा था। नृत्य ये था कि यूथ के साथ इन्वॉल्व होना था। आप बड़ी मोटी बात समझिए, जब कोई आपका कार्यक्रम होगा, आप किसी का अटैच नहीं होंगे, वो आपके अटैच कैसे होगा? तो वो अपने जनजी के साथ अटैच होना था, यूथ से अटैच होना था, इसलिए नाच गाना था, और अश्लील कहीं कोई नहीं था गाना उसमें। मेहंदी शराब लगे ठुमके से वो कह रहे कि गाने बजा रहे थे और उस पर डांस कर रहे थे। देखिए, जिसका जैसा टीन का चश्मा उन्होंने लगा लिया हो, बस जिसका जैसा अन्न उसका वैसा मन, उनका भाव रहा होगा। हमारा भाव हमने सोचा नहीं, हम तो गाना सुन रहे थे, हमने शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैंने नहीं सुना ऐसा कोई गाना था, पर यदि वो कह रहे हैं तो उनके मन में वो भाव होगा, जो भी आप शराब वराब कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो बड़ा दूर रहता हूँ इन चीज़ों से। उन लोगों को लग रहा होगा उन्होंने कमी ढूंढनी है, पर ऐसा कोई भाव नहीं था। किसी नेता ने कोई अश्लीलता पूर्ण ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे वो कुछ कह सकें। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें, आप अभी नए नए कुछ समय अध्यक्ष हुए हैं, तो इस बार आपको क्या देखने को मिला कि पिछले 4 बार में जो चुनाव लड़ा गया कांग्रेस से, क्या उसमें कुछ कमी देखने को मिली जिस वजह से कांग्रेस के विधायक जो बनने चाहिए थे वो बन नहीं पाए? देखिए, मुझे ऐसा कमी तो कुछ नहीं कहूँगा, पर यह है कि खुमारी लोगों में उसमें हिंदू मुसलमान की चढ़ी हुई थी, पर अब लोगों को लग गया है कि खुमारी से कुछ नहीं होगा। असली तो पेट है, भूखे भजन नहीं गोपाला। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश नहीं चलेगा, और फ्री की रोटी से कुछ होगा नहीं। कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रचलन है, सब लोग चर्चा का विषय जब करते हैं तो कहते हैं कि आपसी गुटबाजी बड़ी रहती है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या किसी प्रधान के चुनाव हो या किसी भी चुनाव में, हमेशा कांग्रेस को उत्तराखंड या कई जगहों पर शिकस्त का सामना करना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि शीर्ष नेतृत्व अपने चीजों में संलिप्त रहता है कि टिकटों को लेकर कहीं किसी की काट चल रही है, वहीं कार्यकर्ताओं पर कोई ध्यान ही दे नहीं पाता है। मैं तो देखो ऋषिकेश विधानसभा की और उसमें महानगर की बात करूंगा। वर्तमान में 3 जने प्रमुख रूप से दावेदार हैं, जयेंद्र रमोला जी, सुरवीर सजवाणा जी और राजपाल खोड़ला जी। क्योंकि मेरे तीनों से बड़े घनिष्ठ संबंध है, मेरी तीनों से बात होती रहती है। आज भी ये जो बैठक हुई, जयेंद्र रमोला जी आ गए, सजवाणा जी की कुछ पारिवारिक वजह थी, वो देहरादून थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कल जरूर आऊँगा, कल भी बैठक है। राजपाल खोड़ला जी को फ़ोन करा तो वो नरेंद्र नगर थे, वहाँ चूँकि बारिश हो गई, कह रहे थोड़ा सा फंस गया हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। और मेरी लगातार सबसे बात होती है, उनका कहना यह है कि देखो, चुनाव से पहले सब प्रत्याशी प्रयास करते हैं, पर इस बार सबने समझे एक प्रकार से कसम उठाई है कि कोई किसी के खिलाफ कार्य नहीं करेगा। क्योंकि मैं ये बात सार्वजनिक रूप से आज कह रहा हूँ, क्योंकि आप चैनल के माध्यम से, तीनों के मन में कोई कटुता नहीं है। चुनाव तक टिकट तक है सबको कि टिकट मुझे मिले, और ये आदमी का भाव होना भी चाहिए।
अच्छा, सलमान जी तो 5 जगहों से दावेदारी करते हैं कि भाई मैं 5 में डोईवाला से भी लड़ूंगा, ऋषिकेश से भी लड़ूंगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? 5 जगह से टिकट कैसे मिलेगा? टिकट तो एक ही जगह से मिलेगा, जहाँ से भी मिलेगा। तो मैंने वही कहा ना, तो संभव उनके मन में ये हो कि भाई यहाँ से किसी और को मिलेगा तो मैं कहीं और से लड़ूंगा। तो पर मैंने ये ऋषिकेश विधानसभा के लिए कहा, उनका ये उन्होंने भी मेरे से ये कहा कि अगर मुझे टिकट मिल गया ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ तन मन और धन तीनों लगा के उस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करूंगा। एसआईआर की अगर हम बात करें, एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, आप जैसे अभी महानगर अध्यक्ष भी बने हैं, तो क्या कुछ दिख रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया में? कई लोग जो है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, हरिद्वार से मैं बात करता हूं, देहरादून में बात करता हूं, कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि एसआईआर में जो है सरकार कुछ गड़बड़ करके वोट काटने में लगी हुई है, वोट काट रहे हैं। तो आप बता दीजिए, ऋषिकेश में भी कहीं ऐसा हो रहा है क्या? मैं ना आपको एक उदाहरण दूंगा बस, उसमें आप क्योंकि आप सुनेंगे तो लोकल आदमी सब जानते हैं। मदन मोहन शर्मा जी बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और सीनियर सिटीजन हैं। अभी हम यहीं बैठे थे, अब सोचिए आप, इतने सीनियर सिटीजन उसी बिल्डिंग में उन्हीं के दूसरे परिवार के लोग भी रहते हैं, उनका वोट है, क्योंकि भाई परिवार में अलग भाई सबका भेद होता है, कोई किसी को वोट है, परंतु उन दोनों का वोट नहीं है। मैं इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं, इतने वरिष्ठ आदमी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, घोषित रूप से कांग्रेसी हैं, तक आप उन्होंने आज तक कभी कांग्रेस की खिलाफत नहीं करी, उनका वोट कट गया है। और हम क्या बात करें? तो ये सब वास्तविकता है। एसआईआर के माध्यम से जो सीनियर कांग्रेसी हैं या उन्हें लगता है कि कट्टर कांग्रेसी है, उनके वोट काटने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस हमेशा लगातार सरकार पर और सीएम धामी पर एक आरोप लगाती है कि भाई सीएम धामी जो है अपने भाषणों में, उद्बोधनों में एक पक्ष के खिलाफत बात करते हैं, जैसे मुल्लाधारी विचारधाराओं के ऊपर, लैंड जिहाद, लव जिहाद के ऊपर, या किसी एक पक्ष को लेकर, अतिक्रमण के लेकर उनकी कार्रवाई एक तरफ ही होती है। आपको भी क्या लगता है कि कांग्रेस की ये बात ठीक है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम तो सबके संग बराबर समान, जो गलत कर रहा है, कानून के खिलाफ काम कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। नहीं, कांग्रेस तो यही कहेगी ना, पर वो उनकी दुकान ही इसलिए चलती है बड़ी, सब कड़े शब्दों में कहूँ तो। भाजपा की मजबूरी क्या है, धामी जी की मजबूरी क्या है कि उनकी राजनीति ही इस पर डिपेंड करती है, हिंदू मुसलमान पे। वो इसलिए ऐसा कहते हैं, उन्हें पता है विकास पर कुछ कर रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है, लोग हमें वोट देंगे, तो इसी को क्या किया, बस जनता को भ्रमित करने का प्रयास रहता है। इस बार जैसे मान लीजिए कांग्रेस जो कह रही है कि 17 विधानसभाओं में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, गणेश गोयल जी लगातार कह रहे हैं, एक सबसे बड़ा सवाल आता है, लोग ये पूछते हैं कि भाई कांग्रेस ये दावे कर कैसे रही है? कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जो सबसे मुख्य बॉडी होती है, गणेश गोयल जी को एक लंबा अरसा बीत गया है, करीब कई महीने हो चुके हैं अब प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। इससे पहले हाँ करण महाराज जी भी थे, तो उस समय भी कोई कमेटी नहीं बन पाई थी, अब भी नहीं बन पा रही। तो चुनाव इतने सर पर है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी नहीं है, तो कैसे कांग्रेस संगठन मजबूती से चुनाव लड़ेगा? सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, ये प्रदेश नेतृत्व की बात है, परंतु मुझे इतना जानकारी है, क्योंकि गोदियाल साहब लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लगातार, वो कभी कार्यालय नहीं बैठते, इस वजह से कार्यकारिणी में समय है। पर मुझे लगता है 10-5 दिन में ये आ जाएगी, क्योंकि पीछे आना था तो राहुल जी का पहले पौड़ी कार्यक्रम लग गया, उसके बाद देहरादून कार्यक्रम लग गया, कार्यकर्ता तैयारियों में लगे रहते हैं, तो कार्यकारिणी फिर थोड़ा सा सेकेंडरी हो जाती है। पर ऐसी मुझे जानकारी है कि कुछ ही दिनों में प्रदेश कार्यकारिणी घोषणा हो रही है। शीर्ष नेतृत्व में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि कुछ खटपट सी, क्योंकि आप देखेंगे कि बन्नू स्कूल कार्यक्रम था, तो उसमें आपके जो शीर्ष नेता हैं हरीश रावत जी, उनके पोस्टरों से फोटो गायब थे, और अभी भी आजकल वो गायब दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाजपा से कि हरीश रावत जी को लगता है कांग्रेस ने ठिकाने लगा दी, एक तरफ कर दिया। देखिए, मैं इतने बड़े विषय में कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर मुझे इतनी जानकारी है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत भी मेरा अच्छा संपर्क है रावत साहब से। पीछे वो मुझे बीमार थे, मुझे ऐसी जानकारी है, तो अपना ट्रीटमेंट कराने गए थे, है भारत में ही, कोई ऐसा विदेश नहीं, तो मुझे ऐसी जानकारी है। बाकी इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि मैं उस लेवल का कार्यकर्ता नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता नहीं हो सकता, तो मैं उस लेवल पे ज़्यादा कहीं नहीं कह पाऊंगा। पर मेरी जो जानकारी है, जिस तरह आपने देखा बाकी सभी लोग एक तरफा साथ खड़े होकर नाच गा रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं भेद है। हाँ, विपक्षियों का काम है कहना, तो उनकी मजबूरी कहेंगे, उनको लगता है कि ये, क्योंकि भाजपा का एक ही रोना रह गया है, कांग्रेस में फूट है। अरे भाजपा में कितनी फूट है? मैं ऋषिकेश से शुरू करूँ, प्रदेश नेतृत्व आप भी समझते हैं, ऋषिकेश में 8-10 जने हैं और सब सांप ने लगा बैर, सब में कुछ शकल तो देख के राजी नहीं। किसी कार्यक्रम में 2 नेताओं को बोला, तो मैं आज ही देखा, एक कार्यक्रम था शहर में, तो वहाँ 3-4 जने आए थे प्रत्याशी, तो नमस्ते भी नहीं करते एक दूसरे को। हम लोग कम से कांग्रेस में एक बात तो है, मैं चाहे रमोला जो कहूँ या खड़ला जो कहूँ, ये मिलते हैं, 2 सलाम करते हैं, और रमोला जो सजवान के पैर भी छूते हैं। तो कांग्रेस में विरोध है, दुश्मनी नहीं है, पर भाजपा में दुश्मनी का माहौल है, जो मुझे लगता है। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में ललित मोहन जी, जिन्होंने अपनी बात को खुल करके कहा कि भाई कांग्रेस की स्थिति इस बार ऋषिकेश विधानसभा और प्रदेश में कितनी मजबूत है, और चुनावों में तक कितनी और मजबूत हो जाएगी। इन तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से बताया, समझाया और दिखाया भी। आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।